जी सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वैट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनिमल न्यूट्रिशन का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के बारे में बात करेंगे। पहला जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होंगे, ये ऐसे पदार्थ होंगे जो कि रफेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं और पशु के शरीर के लिए क्या होंगे, हानिकारक होते हैं। पशु के शरीर के लिए हानिकारक होंगे और मेटाबॉलिक रेट्स को कम करने का काम करते हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर कैसे होंगे, जो प्रोटीएज एंजाइम की जो फंक्शनलिटी होती है उसको कम करने का काम करते हैं। मतलब कि जो प्रोटीएज एंजाइम को खत्म करने का, मतलब कि नष्ट करने का काम करते हैं, उनको बोला जाता है प्रोटीएज इनहिबिटर। सोयाबीन के अंदर कौन सा होता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, क्योंकि सोयाबीन के अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। तो कौन से होंगे इसके अंदर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर होते हैं। और सोयाबीन किडनी बीन्स के अंदर क्या मिलता है, काइमोट्रिप्सिन इनहिबिटर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हीमोग्लूटिनिन। हीमोग्लूटिनिन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आरबीसी एक जगह पर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिसको क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी बोला जाता है। सोयाबीन के अंदर लेक्टिन और कैस्टर के अंदर कौन सा होता है, रेसिन। कैस्टर के अंदर रिसिन, RICIN, रिस्टिन किसके अंदर, कैस्टर के अंदर। कैस्टर मतलब कि अरंडी, अरंडी के अंदर कौन सा, रिसिन। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स के अंदर हम सैपोनिन के बारे में पढ़ेंगे। सैपोनिन क्या होता है, सैपोनिन ये झागदार अफारा बनाने का काम करते हैं, फ्रोदी टिम्पैनी फ्रोदी ब्लोट बनाने का काम करते हैं। ल्यूसरन व बरसीम ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है, सैपोनिन, और उसके बाद फ्रोदी ब्लोट या फिर फ्रोदी, हम क्या कह सकते हैं, फ्रोदी ब्लोट या टिम्पैनी करने का काम करते हैं कौन, ल्यूसरन और बरसीम, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, सैपोनिन होता है। क्या होता है, सैपोनिन होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं साइनोजन की। साइनोजन क्या होंगे, साइनोजन साइनाइड पॉइजनिंग करते हैं। और साइनाइड पॉइजनिंग किसके कारण होती है, कच्ची जवार के खाने से होती है। और कच्ची जवार के अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, धूरिन होता है। कौन सा होता है, धूरिन होता है। इसके अलावा हम देखते हैं सैपोनिन। सैपोनिन का जो टेस्ट होता है वो बीटर टेस्ट होगा, फ्रोदी ब्लोट बनाते हैं और आरबीसी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। रूमन के अंदर CO2 और CH4 मीथेन गैस होती है, जो कि क्या बनाते हैं फिर ये, फ्रोदी, आपका फ्रोदी ब्लोट या फ्रोदी टिम्पैनी बनाने का काम करते हैं। इसके बाद आता है साइनोजन। साइनोजन क्या होते हैं, साइनोजन ये इनकी नेचर भी कैसी होती है, ग्लाइकोसाइड्स नेचर के होते हैं। जैसे कि एलमंड है, बादाम के अंदर कौन सी होती है, बादाम के अंदर एमिगडेलिन होती है। जैसे बादाम और होरस का जो यूरिन होता है उसके अंदर कौन से होते हैं, एमिगडेलिन। जैसे ज्वार के अंदर होगा धुरिन, और इसके अलावा लिनसीड के अंदर कैसा होता है, लिनसीड के अंदर लीनामेरिन होता है, लीनामेरिन होता है। साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर पिकरेट पेपर टेस्ट किया जाता है। पिकरेट पेपर टेस्ट किया जाता है। और इसके अंदर जो यूज किए जाते हैं टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्रेट, ये क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये देखिए, अगर पशुओं के अंदर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, रूमन के अंदर जाते हैं। रूमन के अंदर जाने के बाद हमने पढ़ा है कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स कौन से होते हैं, इनकी जो नेचर है वो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हमने एमी गडेलिन एलमंड के अंदर, धूरिन जवार के अंदर, और लीनामेरिन लिनसीड के अंदर बताया है। जो ये 3 प्रकार के साइनोजेनिक होते हैं, ये क्या करते हैं, रूमन के अंदर जाते हैं। रूमन के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया के द्वारा इनके ऊपर क्या होती है, बैक्टीरिया इनके ऊपर अटैक करते हैं, एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेने के बाद क्या बना लेते हैं, हाइड्रोसाइनिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सिक एसिड क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब ये साइनाइड क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन एंजाइम होता है, जिसको बोला जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यह किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य क्या है, एंजाइम है। उसके साथ क्या हो जाता है, साइनाइड जुड़ जाता है, जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ले जाने वाली कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे पशु का सांस घुटने लगता है और एनोक्सिया की कंडीशन आ जाती है, एनोक्सिया की कंडीशन आ जाती है। बरसात के मौसम में, रेनी सीजन के अंदर और पानी की कमी से ज्वार के अंदर जो धूरिन एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है वो और भी ज़्यादा बनने लगता है। साइनाइड पॉइजनिंग की जांच के लिए हमने बताया कि पिकरेट पेपर टेस्ट यूज किया जाता है, पिकरेट पेपर टेस्ट यूज किया जाता है। और साइनाइड पॉइजनिंग को कम करने के लिए एंटीडोट के रूप में सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्रेट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गोसीपोल।
गोसीपोल किसके अंदर होगा? कॉटन के अंदर होता है, कॉटन सीड्स के अंदर, बिनोले के अंदर होगा। और यह क्या कर देता है? आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा ग्लूकोसाइनोसेट के लिए। ग्लूकोसाइनोसेट क्या होगा? जो क्रूसीफेरी जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, सलगम, इसके अलावा हरी सरसों, इनके अंदर क्या होगा? ये थायरोक्सिन हार्मोन के जो सिंथेसाइजेशन है उसको क्या है? रोकने का काम करते हैं। और जो सोयाबीन है उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर मिलता है काइमोट्रिप्सिन, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो कच्ची जो सलजम है, पत्ता गोभी है और हरी सरसों खिलाने से क्या हो जाता है? गोइटर रोग हो जाता है, क्योंकि इससे थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता। नेक्स्ट आता है हमारा टैनिन। टैनिन कैसा काम करता है? टैनिन काम करता है एंटी गलैक्टोगोगस का, मतलब दूध को कम करने का काम करता है टैनिन। टैनिन क्या करता है? एंटी गलैक्टोगोगस का। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एंटी विटामिन ए, एंटी विटामिन ई, एंटी विटामिन के और एंटी विटामिन डी, ये किसके अंदर होंगे? अब देखिए, जो वे सोयाबीन होती है, कच्ची सोयाबीन होती है, उसके अंदर लाइपोऑक्सीनेज, लाइपोऑक्सीनेज क्या होता है? एंजाइम होगा। अगर उसको गर्म कर दें तो क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता हुआ क्या होता है? एक एंटी विटामिन ए होता है। एंटी विटामिन ई, किडनी बीन्स, किडनी बीन्स के अंदर क्या मिलता है? एंटी विटामिन ई मिलता है। राजमा, इनके अंदर क्या मिलता है? एंटी विटामिन ई मिलता है किडनी बीन्स के अंदर। और वे सोयाबीन के अंदर क्या मिलता है? एंटी विटामिन ए मिलता है। स्वीट क्लोवर के अंदर एंटी विटामिन के देखने को मिलता है। अगर स्वीट क्लोवर ज़्यादा खा लिया तो इससे क्या हो जाएगा? पशुओं के अंदर रक्त का थक्का जमने में कम समय ज़्यादा समय लगने लगेगा। और इसके अलावा सोयाबीन के अंदर क्या होगा? एंटी विटामिन डी, एंटी विटामिन डी सोया प्रोटीन में मिलता है। इसके अलावा विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 जिसका नाम पायरिडोक्सिन है, यह किसके अंदर मिलता है? एंटी विटामिन बी 6 मिलता है आपका लिनसीड के अंदर। लिनसीड के अंदर कौन सा मिलेगा? लिनसीड के अंदर मिलता है विटामिन बी 6। किडनी बीन्स के अंदर एंटी विटामिन ई, स्वीट क्लोवर के अंदर एंटी विटामिन के, सोया प्रोटीन के अंदर एंटी विटामिन डी और वे सोयाबीन के अंदर एंटी विटामिन ए देखने को मिलता है। इसके अलावा नियासिन, एंटी विटामिन बी 3, यह किसके अंदर मिलता है? मेज मतलब मक्के के अंदर एंटी विटामिन बी 3 मिलता है, एंटी विटामिन बी 3 मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए, कॉटन सीड के अंदर कौन सा? गोसीपोल। ओट के अंदर नाइट्रेट, ओट के अंदर नाइट्रेट, कि आजकल कोई किसी की ओटता नहीं, ओटता नहीं, कोई किसी की ओटता नहीं, तो नहीं से क्या बना दिया? नाइट्रेट, ओटता नहीं, नाइट्रेट। सुबाबुल, माई सुबाबुल, मेरी सुबाबुल, तो मिमोसिन। इसके बाद राइसट्रा के अंदर ऑक्जेलेट, राइसट्रा हमने किसको खिलाया? ओक्स को खिलाया, बैल को खिलाया, तो ऑक्जालेट। जब यह ऑक्जालेट कैल्शियम के साथ रिएक्शन करती है तो यह बना देती है कैल्शियम ऑक्जालेट। और यह क्या करती है? डैगनाला डिजीज को भी लाने का काम करती है। कैल्शियम ऑक्जालेट पथरी बनाने का काम करती है। सोयाबीन के अंदर, सॉरी सोरगम के अंदर, ज्वार के अंदर धूरिन, की हमने ज्वार है, हमारा खेत दूर था तो दूर लगा रखी थी, ज्वार दूर लगा रखी थी। और राई सटरा हमने किसको खिलाई थी? ओक्स को खिलाई थी, तो ऑक्जालेट। सुबाबुल क्या थी? माई सुबाबुल, तो मिमोसिन सुबाबुल। ओट, ओट नहीं, किसी की नहीं ओटता तो नाइट्रेट। मस्टर्ड के अंदर क्या होता है? हमने पढ़ाया था कि मस्टर्ड क्या होते हैं? ये थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण को कम करते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं? ग्लूकोसाइनोसेट होते हैं, ग्लूकोसाइनोसेट होते हैं। गोइट्रोजेनिक है। इसके अलावा बरसीम के अंदर सैपोनिन, ये हमने पढ़ा दिया। कैस्टर के अंदर रीसिन और बीटर एलमंड के अंदर एमीगडेलिन, एमीगडेलिन ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अंदर ए एम और जी, ए एम और उसके बाद बीच में डी आ रहा है, ए एम डी, और ऐसे ही एलमंड के अंदर ए एम डी आ रहा है, एमीगडेलिन। और बुलबुल लीव्स के अंदर टैन बुलबुल, टैन बल्लभ, टैन बल्लभ से याद रख सकते हैं, टैन बुलबुल। अब देखिए, एनिमल बॉडी के अंदर कितने परसेंट क्या होता है? एनिमल बॉडी के अंदर कितने परसेंट प्रोटीन होगा वो देखिए। एनिमल बॉडी के अंदर 17% प्रोटीन होता है, मीट के अंदर 19% और एग्स के अंदर 13%। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? एनिमल का शरीर, एनिमल का शरीर, शरीर से 17, शरीर से 17। इसके बाद आता है एग्स, EGGS, एग्स। ई किसके आकार का? 3 के आकार का, तो 13 हो गया, 3 के आगे 1 लगा दिया। और मीट रहेगा बीच में, ये इनके बीच का 19, मीट कितना? 19। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हे और साइलेज। हे और साइलेज पढ़ने से पहले देखिए, अगर पशु के अंदर कॉपर की कमी हो जाए,
गाय के अंदर, तो उसको क्या लग जाते हैं, पतले दस्त लग जाते हैं, जिसको स्कार्विंग बोला जाता है। और विटामिन B6 पायरोडोक्सिन की कमी से, ये हमने पढ़ा लिया कि पायरोडोक्सिन की कमी से बर्ड्स के अंदर जर्की एमलेस मूवमेंट आ जाती है, जर्की एमलेस मूवमेंट आ जाती है। अब है हे और साइलेज के बारे में देखते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनने वाला है हे और साइलेज से। अब देखिए साइलेज के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि जो साइलेज होगा, साइलेज होता है वह एनएरोबिक फर्मेंटेशन से बनता है। एनएरोबिक फर्मेंटेशन से बनता है। बनाया कहाँ पर जाता है, साइलोपिट के द्वारा, और बनाने की प्रोसेस को बोला जाता है एनसाइलिंग। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 9 मीटर से कम होनी चाहिए। लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर। 3, 4 एंड 9 ये इसकी माप होनी चाहिए। ग्रीन रफेज को स्टोर करने के लिए यह बनाया जाता है। साइलेज क्यों बनाया जाता है, ताकि ग्रीन रफेजेज को हम स्टोर कर सके। जो स्टेम है वो कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। पत्तियां की क्या होनी चाहिए, पत्तियां कम होनी चाहिए, पत्तियां कम होनी चाहिए। मॉइस्चर 70% से ज़्यादा होना चाहिए। और मेज मक्का से बेस्ट मेज है वो बेस्ट क्रॉप है साइलेज बनाने के लिए। काटना कब चाहिए, मिल्की सीड स्टेज के अंदर, मिल्की सीड हो जाए तब काटना चाहिए। साइलोपिट के अंदर क्या की जाती है, बनाई जाती है, और इसके अंदर विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए कैसी फसलों से बनाएं कि जिससे कि साइलेज अच्छा बने। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि यह बेस्ट क्वालिटी का बनता है। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होनी चाहिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होनी चाहिए। अगर ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, ब्यूटायरिक एसिड, तो उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा और कार्बोहाइड्रेट कम होगा, जिससे कि जो साइलेज बनेगा वो वोरस्ट क्वालिटी का बनता है, घटिया क्वालिटी का बनता है। तो बढ़िया बनाना है तो लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड से क्या बनता है, फैट बनता है, एनिमल फैट बनता है। तो ब्यूटायरिक एसिड प्रोटीन ज़्यादा होगी तो ब्यूटायरिक एसिड स्मेल आएगी, तो वोरस्ट क्वालिटी का क्या बनता है, साइलेज बनता है। साइलेज के अंदर कैसी स्मेल आनी चाहिए, एलमंडी स्मेल, बादामी सुगंध आनी चाहिए। और कैसे कलर का होता है, येलोइश ग्रीनिश कलर का होना चाहिए, येलोइश ग्रीनिश कलर का। मोटा तना होना चाहिए। मैज, सोरगम और मैलेट बाजरा का यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड ज़्यादा होना चाहिए। और जो बढ़िया क्वालिटी का जो साइलेज होता है उसके अंदर 3.5 से 4.2 की क्या होनी चाहिए, पीएच वैल्यू होनी चाहिए। गुड के अंदर 4.2 से 4.5, और पुअर या फेयर के लिए 4.5 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होती है। नाइट अमोनिया की जो बेस्ट क्वालिटी का जो साइलेज होगा उसके अंदर अमोनिया 10% से कम होती है। गुड के अंदर 10 से 15, और बैड के अंदर 20 से ज़्यादा होती है, 20 से ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, जो हम फसल यूज कर रहे हैं, तो हम यूज कर सकते हैं, मिला सकते हैं, क्या मोलेसिस मिला सकते हैं, कितना 3.35% हम मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा साइलेज बनाने के लिए हम 1% यूरिया यूज कर सकते हैं, और 5% साल्ट यूज कर सकते हैं। 1% यूरिया, और क्या कर सकते हैं, 5% साल्ट का यूज कर सकते हैं। यूरिया के अंदर 46% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। एनसाइलिंग प्रोसेस से साइलेज बनाया जाता है। साइलेज ज़्यादा खिला दिया तो कीटोसिस बीमारी हो जाएगी। कीटोसिस का मतलब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। और जो ग्रेन्सी नस्ल की गाय होती है उसके अंदर यह सबसे ज़्यादा होती है। 15 से 20 किलोग्राम पर डे हमें खिलाना चाहिए, या फिर 100 किलोग्राम बॉडी वेट के ऊपर 1 किलो से 5 किलो के बीच में खिलाना चाहिए। फ्लेग इंडेक्स के द्वारा हम साइलेज की क्वालिटी को देखते हैं कि कैसी क्वालिटी होगी। ये था सब पॉइंट साइलेज के बारे में। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब देखिए हे के लिए जो क्रॉप चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। हे के लिए मान लीजिए हे बनाना है हमें, पहले बात तो उसको हमें ड्राई करना पड़ता है सन की प्रेजेंस में। और कितना उसके अंदर वाटर होना चाहिए, 12 से 14% के बीच में। रेंज तो ये होगी, या फिर लिखा हो सकता है कि 15% से कम होना चाहिए। अगर आपने मोटे तने की फसलें यूज की तो आप बनाएंगे साइलेज, पतले तने की फसलें यूज की तो आप बनाएंगे हे, और दोनों के बीच की यूज की तो आप बना सकते हैं हे लेज। क्या बना सकते हैं, हे लेज। तो हे और साइलेज के बीच का क्या होता है, हे लेज होता है, हे लेज होता है। इसके अलावा जो हे के अंदर इंपॉर्टेंट बातें होंगी वे ये होगी कि सनलाइट के अंदर इसको ड्राई किया जाता है, 12 से 14% मॉइस्चर होगा। ओट होगी, ओट को हमने याद किया था कि कोई किसी की ओटता नहीं, तो इसके अंदर नाइट्रेट क्या होता है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। ओट से बेस्ट क्वालिटी का क्या बनता है, हे बनता है। लेग्यूमिनियस हे बनाने के लिए आपको ल्यूसरन यूज करनी पड़ेगी। बेस्ट क्वालिटी का लेग्यूमिनियस हे बनता है ल्यूसरन से, वैसे बेस्ट क्वालिटी का हे बनता है ओड से। एग्जाम के अंदर आ जाए बेस्ट क्वालिटी लेग्यूमिनियस है तो आंसर आएगा रिज का ल्यूसरन। अगर आ जाए बेस्ट क्वालिटी का है किससे बनता है, वो बनेगा आपका ओट से।
फ्लावरिंग स्टेज के अंदर उसको काट लेना चाहिए। तना पतला होना चाहिए, पत्तियां क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। विटामिन डी की मात्रा इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। 3 प्रकार से बनाया जाता है, एक लेगुमिनियस हे बनाया जा सकता है, नॉन लेगुमिनियस हे बनाया जाता है और एक बनाया जा सकता है मिक्स। लेगुमिनियस के अंदर बरसीम और ल्यूसरन का यूज किया जाता है, नॉन लेगुमिनियस के अंदर मेज, सोरगम, मैलेट या फिर ओट का यूज किया जाता है, और मिक्स के अंदर बरसीम और सोरगम और ल्यूसरन और मेज का यूज किया जाता है। बरसीम के अंदर सोरगम और मक्के के अंदर ल्यूसरन का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक होगा हमारा रफेज और कंसंट्रेट के बारे में होगा। रफेज और कंसंट्रेट के बारे में होता है। देखिए रफेज का मतलब क्या होता है, रफेज और कंसंट्रेट का मतलब होता है दाना, और रफेज का मतलब होगा चारा, जो भी हम ड्राई चारा डाल रहे हैं उसके अंदर जो क्रूड फाइबर की मात्रा होती है, क्रूड फाइबर की मात्रा H2SO4 से ज्ञात की जाती है। और क्रूड फाइबर की मात्रा कितनी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि रफेज के अंदर ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी 18% से ज़्यादा, और TDN की मात्रा यहाँ पर 60% से कम होती है। लेकिन कंसंट्रेट के अंदर क्रूड फाइबर 18% से कम होता है, लेकिन TDN टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट होते हैं वो 60% से ज़्यादा होते हैं। डेंसिटी फाइबर्स के केस के अंदर रफेज में लो होती है, कंसंट्रेट में डेंसिटी हाई होगी। रफेज से एनर्जी लो मिलती है लेकिन एनर्जी हाई मिलती है कंसंट्रेट से। इनका काम होता है पेट को भरना, जैसे कि स्ट्रा हो गया आपका, इसके अलावा भूसा हो गया, हरा चारा हो गया, पेड़ की पत्तियां हो गई, घास हो गई, ये हो गए आपके रफेज के अंदर। और वीट, सोरगम, मस्टर्ड और कॉटन ये आते हैं आपके कंसंट्रेट के अंदर। किसके अंदर, कंसंट्रेट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका राशन। राशन के बारे में देखिए, राशन का मतलब क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर हम पशु को कितना मात्रा में राशन पदार्थ, कितना हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसको बोला जाता है 24 घंटे के अंदर देखा जाएगा। और एक बार में देते हैं उसको बोला जाता है डाइट, और 24 घंटे के अंदर दी जाती है उसको बोला जाता है टोटल राशन। रफेज के अंदर देखिए ड्राई मैटर की जरूरत कितनी पड़ती है पशु को। अगर हम देसी गाय की बात करें, इंडिजिनस काऊ की बात करें, उसके अंदर 2 से 2.5 किलोग्राम चाहिए पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट के ऊपर। 100 किलोग्राम बॉडी वेट के ऊपर 2 से 2.5 किलोग्राम कितना चाहिए, ड्राई मैटर चाहिए। और एक्जोटिक और बफ के लिए यह कितना होता है, 2.5 से 3 किलोग्राम। 2.5 से 3 किलोग्राम। एक राशन होता है आपका मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन क्या होगा, यह ऐसा राशन होता है जिसकी मतलब पशु को हर रोज जरूरत होती है। इसे न तो पशु का क्या वेट बढ़ता है, ना ही पशु का घटता है, ये सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस के लिए, पशु की नॉर्मल प्रोसेस के लिए दिया जाता है मेंटेनेंस राशन। प्रोडक्शन राशन दिया जाता है पशु की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। जैसे इंडिजिनस काऊ है, इंडिजिनस काऊ के अंदर 2 से 2.5 किलोग्राम मिल्क के ऊपर दिया जाता है 1 किलोग्राम कंसंट्रेट। 1 किलोग्राम कंसंट्रेट कब दिया जाता है, 2 से 2.5 किलोग्राम मिल्क के ऊपर एक्स्ट्रा कंसंट्रेट दिया जाता है ये। जैसे ऊपर भी हमारा यही पढ़ा था कि ड्राई मैटर में भी 2 से 2.5 किलो दिया था, तो कंसंट्रेट के अंदर भी 2 से 2.5 किलोग्राम मिल्क के ऊपर हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा कंसंट्रेट देना है। एक्जोटिक के अंदर 2 किलोग्राम मिल्क के ऊपर क्या दिया जाता है, 1 किलोग्राम दिया जाता है। 2 किलोग्राम के ऊपर 1 किलोग्राम दिया जाता है। जैसे एक्जोटिक ज़्यादा दूध देती है। तो इसके बाद आता है आपका प्रेग्नेंट राशन। प्रेग्नेंट राशन, जब पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो लास्ट जो तिमाही होती है, लास्ट ट्राइमेस्टर होगा, उस टाइम पे दिया जाएगा। जो देसी गाय होती है, देसी गाय को दिया जाएगा 1.25 किलोग्राम एक्स्ट्रा, और जो एक्जोटिक और बफ होती है उसको दिया जाता है 1.75 किलोग्राम, 75 किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। जो हम पशु को खाने के लिए जो चीज़ें दे रहे हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ही बोला जाता है प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। और प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल का जो ये प्रिंसिपल दिया था, ये किसने दिया था, ये दिया था आपका हिनबर्ग और स्टोहमान ने। हिनबर्ग और स्टोहमान ने, इन्होंने क्या किया था कि जो जर्मनी के अंदर वेंडे रिसर्च की थी, वेंडे रिसर्च की थी, और तब इन्होंने ये प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल दिए थे कि इसका मतलब क्या होगा कि फीड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में। टोटल 6 प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं, 6 होंगे। एक होता है वाटर। क्या होता है वाटर, वाटर का क्या होगा, मान लीजिए आपने किसी पशु को चारा डाला है तो उसके अंदर वाटर देखना है तो कितना है, तो वो देखा जाएगा हॉट एयर ओवन से। किसे देखा जाता है, हॉट एयर ओवन से। हॉट एयर ओवन के अंदर हमने टेम्परेचर पढ़ा है 160 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए, 160 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन, हॉट एयर ओवन के अंदर स्टीरिलाइजेशन भी की जाती है, सर्जरी के जितने भी उपकरण होते हैं ना उसके हॉट एयर ओवन से ही स्टीरिलाइजेशन की जाती है।
नेक्स्ट आता है आपका क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन की अगर आपको मात्रा देखनी है तो वो आपको जेल डाल जो टेक्निक है उससे हम देख सकते हैं। जैसे कि क्रूड प्रोटीन निकालना है तो कितना नाइट्रोजन है उसके अंदर, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 6.25 से, 6.25 से लगभग जो चारा उसके अंदर हम मानते हैं कि 16% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 हो गया। तो जितना भी नाइट्रोजन होगा 6.25 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रूड प्रोटीन निकल आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन। ये क्या होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया आपका, अमाइड हो गया, बाईयूरिएट हो गया, ये क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन होते हैं। और जो क्रूड प्रोटीन का जो भाग डाइजेस्टिबल हो जाता है उसको बोला जाता है डीसीपी, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। जो एनपीएन होते हैं इनको बोला जाता है फॉल्स प्रोटीन। और जो ट्रू प्रोटीन होते हैं उसके अंदर आता है जो ब्लड के अंदर होगा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कोलाजन, प्रोलामिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रू प्रोटीन होते हैं। इसके बाद आता है ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट के लिए सोक सेल्ट टेक्निक यूज की जाती है। लिपिड्स के लिए फैट ऑयल और वैक्स, फैट ऑयल और वैक्स। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रूड फाइबर क्या होंगे, ये इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेंडे सेल्यूलोज भी बोला जाता है। क्रूड फाइबर को वेंडे सेल्यूलोज भी बोला जाता है। और क्रूड फाइबर कितना है चारे के अंदर, इसकी मात्रा अगर आपको निकालनी है तो आपको H2SO4 के साथ आप क्या करने पड़ेगी, उसको बॉइलिंग करना पड़ेगा उस चारे को, तब आपको निकलेगी। तो जो क्रूड फाइबर होंगे उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन। लिग्निन और पैक्टिन जो चारा होता है इनकी क्या होगी, डाइजेस्टिबिलिटी है, क्या करते हैं चारे के अंदर, मान लीजिए किसी चारे के अंदर लिग्निन भी है और पैक्टिन भी है, तो ये क्या करते हैं, चारे की डाइजेस्टिबिलिटी को कम करने का काम करते हैं, लिग्निन। तो लिग्निन और पैक्टिन। नेक्स्ट आता है आपका NFE। NFE का मतलब होता है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन फ्री होंगे तो ये क्या होंगे, डाइजेस्टिबल होंगे। और इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। इनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि स्टार्च, सुक्रोज, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट होते हैं। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट कौन कौन से, सुक्रोज और स्टार्च। टोटल एस निकालना हो तो कुल राख की मात्रा निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं हम, मफल फर्नेंस के अंदर निकालते हैं। 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करके राख बना दी जाती है। जो भी मिट्टी वगैरह, मिनरल मिक्सचर वगैरह, खनिज लवण जो भी मिले होते हैं उनकी कुल मात्रा को क्या बोला जाता है, कुल टोटल एस बोला जाता है। जो भी खाने के अंदर खनिज लवण होते हैं और सिल्का होती है उसी को बोला जाता है मिनरल मिक्सचर। और टोटल एस के अंदर क्या होते हैं, टोटल मिनरल मिक्सचर और सिलिका। नेक्स्ट आता है आपका रफेज। क्या आता है, रफेज। अब उसके बारे में जो प्रिंसिपल प्रोक्सीमेट किए थे हमने, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल 6 प्रकार के। वाटर देखना हो तो किसका यूज किया था, हॉट एयर ओन का। ईथर एक्सट्रैक्ट के लिए सोक्सेल्ट मेथड यूज किया था। और इसके अलावा क्रूड प्रोटीन के लिए जेल डाल का यूज किया था। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट था एक आपका। इसके अलावा एक था आपका क्रूड फाइबर के लिए H2SO4 का यूज किया था। और टोटल एस के लिए मफल फर्नेस का यूज किया था, ये चीज़ें यूज की थी। नेक्स्ट आता है रफेज। रफेज कितने प्रकार का होता है, रफेज के अंदर नॉन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन। मेंटेनेंस, इनके अंदर डीसीपी देखेंगे, टोटल डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कितना हो। मेंटेनेंस के अंदर होता है 3 से 5, मेंटेनेंस के अंदर 3 से 5% क्या होती है, डीसीपी होती है। जैसे कि इसके अंदर आ जाता है मक्का खिला दिया, जई खिला दी। इसके बाद नॉन मेंटेनेंस होती है डीसीपी 3% से नीचे, जैसे स्ट्रा के अंदर पैडिस्ट्रा, वीट स्ट्रा। और प्रोडक्शन के अंदर डीसीपी 5% से ज़्यादा होती है, जैसे कि ल्यूसरन, बरसीम, एफला एफला। ये किसके अंदर होता है, बरसीन, अल्फा अल्फा, ये होगा आपका प्रोडक्शन के लिए। क्या होगा, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन टाइप। 5% से ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए 3 से 5, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं हम ल्यूसरन और बरसीम, बीच में मेज और ओट, और उससे पहले स्ट्रा। मॉइस्चर के आधार पर ग्रीन रफेज होंगे, ड्राई रफेज होंगे। मॉइस्चर होंगे जिसके अंदर उसके अंदर होता है 70 से 90% मॉइस्चर, और कम होगी तो उसके अंदर 15% से कम होती है, 15% से कम होती है। प्री फ्लावरिंग स्टेज के अंदर हमें क्या करना चाहिए, काट लेना चाहिए। क्यों काट लेना चाहिए प्री फ्लावरिंग स्टेज से पहले, क्योंकि पकने के बाद जो वो होते हैं ना पेड़ पौधे होंगे या फिर जो हमने चारा लगा रखा है उसके अंदर लिग्निन और पैक्टिन की क्या हो जाती है, अमाउंट बढ़ जाती है, जिससे कि डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाती है।
और चारे के पकने के बाद उससे उसके अंदर जो केरोटिन होगा वो भी कम हो जाता है। केरोटिन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखते हैं हम डीसीपी और टीडीएन कितना कितना परसेंटेज होता है। डीसीपी और टीडीएन कितना परसेंटेज होगा। डीसीपी देखिए, व्हीट स्ट्रा, राई स्ट्रा और ओट्स, व्हीट स्ट्रा और राइट स्ट्रा के अंदर डीसीपी तो होता ही नहीं, प्रोटीन तो होगा ही नहीं। तो टीडीएन टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 40% और 45%, 40% और 45%। चार को याद कीजिए पहले, शुरू वाले चार को, व्हीट स्ट्रा, राई स्ट्रा, इसके बाद ओट स्ट्रा और सोरगम, ये चार याद रखिए। गेहूं, चावल, जई और जवार। ठीक है, इसके बाद डीसीपी याद रखिए इनकी क्रम वाइज, 0 0 0.8 0.8, पहले दो पे 0 0, फिर 0.8 0.8। इसको याद रखिए, 40 45 41 44, 40 एक जुड़ा, 45 से एक घटा, तो 40 45 41 और 44, ऐसे याद हो सकता है। इसके बाद जो ल्यूसरन हे होती है, ल्यूसरन हे के अंदर डीसीपी होगी 11% और 50% टीडीएन होती है। बरसीम के अंदर 9% और 58%, और ड्राई जो रफेज होता है उसके अंदर 4.5% और 40%, 4.5% और 40%। जैसे ल्यूसरन मैंने 11% और 50%, मतलब मेरे पास एक किला था, उसके अंदर 50% पे, एक 50% पे मैंने क्या लगा रखा था, एक हिस्से के ऊपर लगा दिया 1/9, याद रख लीजिए 1/9 हिस्से के ऊपर क्या लगा दिया, ल्यूसरन, मतलब कि 11%, याद कर लीजिए 11% पे टीडीएन, सॉरी 11% पे डीसीपी, और बरसीम के अंदर 9%, बरसीम के अंदर 9%, 50 और 58, 11 9 50 58, ल्यूसरन और टीडीएन को तो याद रख सकते हैं। जैसे ल्यूसरन के अंदर 11 हो गया, 11 के अंदर एक कम करोगे तो एक के अंदर से तो 0 आती है, तो यहाँ पर तो 50% याद रख सकते हैं। 9 हो, 9 के अंदर एक कम करोगे तो 5, इसके आगे 5 58, 9 58, 11 50, और इसके अंदर 4.5 और 40। ऐसे ही आपको याद करने हैं कंसनट्रेट के अंदर, कंसनट्रेट के अंदर कॉटन सीड, कंसनट्रेट के अंदर सिर्फ ये याद रखिए, सबसे ज़्यादा टीडीएन किसके अंदर होती है, सबसे ज़्यादा टीडीएन आपकी मस्टर्ड के अंदर, सरसों की खल के अंदर, और सबसे ज़्यादा डीसीपी होगी तो सोयाबीन के अंदर होगी, सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन के अंदर डीसीपी, सोयाबीन तो इसके अंदर लिखा ही नहीं, तो इसके अंदर से देखिए कौन सा होगा फिर आपका, ग्राउंड नट के अंदर देख लीजिए, ग्राउंड नट के अंदर होगा, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट के अंदर 41% डीसीपी ग्राउंड नट के अंदर सबसे ज़्यादा, और टीडीएन सबसे ज़्यादा किसके अंदर, मस्टर्ड के अंदर, मस्टर्ड के अंदर नहीं, मेज के अंदर रही 84%, मेज के अंदर टीडीएन सबसे ज़्यादा 84%, मेज के अंदर 84% और उसके अंदर 41%। वीट के अंदर याद रख सकते हैं, वीट और बार्ले के अंदर 7% क्या होती है, डीसीपी होती है। वीट के अंदर 7%, बार्ले के अंदर 7% और 75 और 77, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एनिमल प्रोडक्ट के अंदर मीट मील के अंदर देखिए, मीट के अंदर ब्लड के अंदर डीसीपी बिल्कुल सबसे ज़्यादा होती है 87%, और टीडीएन भी कितनी हो सबसे ज़्यादा 90%, 87 और 90। और इसके बाद मीट के अंदर 50 और 65, और फिश के अंदर 45 और 64, 45 और 64। तो ब्लड के अंदर 87 90, मीट के अंदर 50 65, और फिश के अंदर 45 और 64, 45 और 65 याद रख लीजिए। इसके बाद आता है बफेलो चॉकलेट, बफेलो चॉकलेट, बफेलो चॉकलेट कैसे बनाई जाती हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, जब हम यूरिया मोलासिस के मिश्रण में क्या मिला देते हैं, मिनरल मिक्सचर मिला देते हैं, तो ब्लॉक बन जाते हैं ब्रिक शेप के, तो उसको क्या बोला जाता है, बफेलो चॉकलेट, बफेलो चॉकलेट। बफेलो चॉकलेट बनाने के लिए मोलासिस, यूरिया मोलासिस के अंदर मिनरल मिक्सचर बनाते हैं, मिनरल मिक्सचर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यूरिया व जब हम मोलासिस को मिलाते हैं, मोलासिस और यूरिया को मिलाते हैं, तो उसको बोला जाता है यूरोमल, क्या बोला जाता है, यूरोमल बोला जाता है। और मोलासिस क्या है, शुगर केन का बाई प्रोडक्ट है। एनडीडीबी के अकॉर्डिंग, जो कि आनंद नगर विहार के अंदर है, इसके अकॉर्डिंग जो आइडल वेट होता है एक ब्लॉक का, वह कितना होना चाहिए, एक ब्लॉक का 3 किलो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बफेलो चॉकलेट का 3 किलो होना चाहिए। यूरिया मोलासिस के अंदर हम क्या क्या मिलाते हैं, देखिए, मोलासिस मिलाते हैं 45%, यूरिया मिलाते हैं 15%, मिनरल मिक्सचर 15%, साल्ट मिलाते हैं 8%, अदर के अंदर मिलाते हैं कॉटन सीड, कॉटन सीड। मोलासिस 45%, यूरिया 15%,
मिनरल मिक्सचर मिलाएंगे 15% और साल्ट मिलाते हैं 8%, साल्ट मिलाते हैं 8%, यूरिया 15, मिनरल मिक्सचर 15 और मोलासिस 45। इसके बाद ग्रीट, ग्रीट मिलाए जाते हैं पोल्ट्री फीड के अंदर, पोल्ट्री फीड के अंदर ग्रीट मिलाए जाते हैं, बारीक छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलाए जाते हैं, उनको बोला जाता है ग्रीट। पशु के जो रूमन है उसके अंदर अमोनिया की मात्रा जो नॉर्मल होती है वह कितनी होती है, 25 mg/100 ml के अंदर। लेकिन अगर यह मात्रा 80 mg/100 ml हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि रूमन लिक्कर के अंदर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो गई है और यूरिया की क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है, यूरिया टॉक्सिसिटी हो गई है। बाईपास प्रोटीन, बाईपास प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो पशु खा लेता है और पशु के जो रूमन के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वे उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाते, ये सीधे जाकर एबोमेजम के अंदर इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे कि टैनिन, मीमोसिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे टैनिन और जो मीमोसिन होते हैं ये एंटी न्यूट्रिशनल होते हैं और बकरी के अंदर ये ज़्यादा क्या अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, क्योंकि जो बकरी का लीवर होगा वह इनको क्या कर देता है, इनकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है, टैनिन की और मीमोसिन की। टैनिन के बारे में पढ़ा था, एंटी गैलेक्टोकोकस, और मीमोसिन सुबाबुल। आइडियल प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वह 100% होती है। रूमन की के जो फ्लोरा होती है उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 80%। कितनी, 80%। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट निकालने हैं आपको। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट कितने डाइजेस्ट हुए हैं उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन होती है, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट और डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको जोड़ के किससे, 2.25 से, किससे, 2.25 से। सबसे नहीं करते, सॉरी सबसे नहीं करते। जैसे आपको निकालना टीडीएन, टीडीएन के लिए डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, डाइजेस्टिबल नो नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट और जो डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट को गुणा करते हैं 2.25 से और इनको सबको जोड़ देते हैं। स्वाइन के अंदर जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड चाहिए हमें वो कौन सा होता है, लाइसिन। और सीप के अंदर कौन सा चाहिए, सीप के अंदर वूल होती है, वूल के अंदर कौन सा होता है, सल्फर होती है, तो सल्फर कंटेनिंग मिथायोनिन और सिस्टीन की जरूरत होती है, मिथायोनिन और सिस्टीन की जरूरत होती है। और स्वाइन के अंदर, स्वाइन के लिए लाई, क्या लाई, लाइसिन लाई, स्वाइन के लिए लाइसिन, स्वाइन के लिए लाइसिन। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे फीडिंग स्टैंडर्ड के बारे में। आशा करता हूँ सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद।